सभी भाई लोगों और बहन लोगों को जय श्री राम, जय हिंद। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड को देखने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड का ये जो है एक तरीके से स्क्वायर की शेप का है, मतलब रेक्टेंगल के आकार का है। और इसकी ये कब बना, क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड कब अलग हुआ यूपी से। ये यूपी का पार्ट था, उत्तर प्रदेश का। तो यह 1 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग हो गया था। और इसका पहले क्या नाम था, उत्तरांचल था, जिसे बाद में बदलकर क्या रख दिया गया, तो उत्तराखंड रख दिया गया। अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं उत्तराखंड के नाम से देख रहे हैं। इसका ये जो यहाँ का ये बेसिकली पार्ट, ये जो नेपाल से सटता है, इसको कुमायूं का हिस्सा कहते हैं। और इधर की साइड का होता है वो गढ़वाल का होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इधर का ये जो पार्ट है जो नेपाल से सट रहा है वो कुमायूं है, और इधर का गढ़वाल है। क्वेश्चन आता है कि नेपाल के साथ उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र हिस्सा बनाता है, कुमायूं या गढ़वाल। तो इसका आंसर होगा कुमायूं। ठीक है। और भारत का पहला परमवीर चक्र कुमायूं क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ मतलब इसका लिंक ऐसे है कि भारत का जो फर्स्ट परमवीर चक्र था वो दिया गया था सोमनाथ स्वामी को, सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, जो कुमायूं रेजिमेंट, मतलब रेजिमेंट बने हुए हैं अपने इंडियन आर्मी में कई, जैसे बिहार रेजिमेंट हो गई, जाट रेजिमेंट हो गई, वैसे ही गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट है। तो कुमायूं रेजिमेंट के सोमनाथ शर्मा थे बहुत ही वीर और बहादुर व्यक्ति, जिन्हें पहला भारत का परमवीर चक्र दिया गया। और यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बेट, जिम कार्बेट बोलते हैं जिसे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से देखिए रामगंगा नदी निकलती है, और रामगंगा नदी यही इसी से यह यूपी में चली जाती है। और रामगंगा के पास ही, रामगंगा नदी से इधर की साइड देखेंगे, यहाँ रामगंगा, यहाँ लिखा है नैनीताल। तो नैनीताल के अंदर में क्या है, तो नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा जो सैनिक स्कूल है वो नैनीताल में है। ठीक है। नैनीताल के एक मतलब घोड़ा खाल जगह का नाम है नैनीताल में। वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है। और नैनीताल में डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है। अगर घूमना हो नैनीताल वगैरह तो यहाँ के पास का स्टेशन है काठगोदाम तक ट्रेन आती है। और यहाँ, और इसके बगल में देखे, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये रहा गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है चमोली। चमोली का जो जिला मुख्यालय है वो है गोपेश्वर में क्या है, फूलों की बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियां देखने को मिलती है। और घाटी किसको कहते हैं, दो पहाड़ों के मध्य में, मतलब एक गांव बसने जितनी जगह है उसको घाटी कहते हैं। तो वैसे फूलों की है ना, बहुत ही शानदार घाटी है। और सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया था, वो भी यहीं के थे। चिपको आंदोलन इसलिए चालू किया गया था, पेड़ों को बचाने के लिए। राजा ने आदेश दे दिया था महल बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाए, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका विरोध करा और 50-60 लोगों को इकट्ठा करके वो आंदोलन चलाया, और उन्होंने सफलता हासिल करी थी। और गोपेश्वर से ही क्या है, बहुत सारी अधिक नदियों का उद्गम स्थान भी यहीं से होता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। अब कहेंगे कि ऊंचाई पर है तो इससे नदियां कैसे निकलती है, तो नदियां ऐसे निकलती है जैसे कि जब भी हम है ना प्रत्येक 165 किलोमीटर की 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो क्या होता है, अपने तापमान में ना 1 डिग्री की कमी आ जाती है। जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। जैसे अभी हम अभी धरती पर यहाँ का तापमान मान लीजिए 40 डिग्री है, लेकिन जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। लेकिन 1 डिग्री अब अपने शरीर को तो अनुभव नहीं होगा, लेकिन सोचिए अगर अपन 1500-1600 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चल जाते हैं ऊंचाई पे, तो 10% तापमान में गिरावट आ जाएगी। तो ये तो बहुत फर्क, जैसे 40 से 30 हो गया या 30 से 20 हो गया, तो बहुत ही ठंडी हवाएं लगेगी। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हवाओं में क्या पाई जाती है, तो हवाओं में नमी पाई जाती है। जब भी ये किसी ठंडे उससे टकराती है, वो मतलब चट्टानों से या कोई भी पहाड़ से, तो वो उनका जो भाप लेके जा रही थी, बादल तो एक तरीके से भाप ही होते हैं, पानी के वाष्प बन के उड़ते रहते हैं। तो वो जैसे ही पहाड़ों से टकराते हैं तो वो पानी बूंद बूंद करके मतलब नीचे आने लगता है, और
बादल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा पानी ही, मतलब बहुत ज़्यादा पानी को एक साइड पहाड़ ऐसे खड़ा हो जाए और इधर की साइड से मान लीजिए बादल आ रहे हैं, तो वो पूरे बादलों को रोक देता है और वो बादल उससे टकराकर पानी बन जाते हैं और वही उस पहाड़ से नीचे की तरफ आने लगते हैं। और यहाँ के जो पहाड़ होते हैं उत्तराखंड के, उन पहाड़ों की औसत मतलब तापमान होता है -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस होता है पहाड़ों का, तभी वहाँ से नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं। और इसका अपन मतलब लाइव एग्जांपल के लिए फ्रिज में बॉटल रखें और उसको जैसे ही अपन बाहर निकाल देते हैं तो बॉटल के ऊपर है ना, देखेंगे तो पानी लग जाता है। वो अपन को लगता है कि बॉटल लीक हो रही है, लेकिन नहीं, बॉटल लीक नहीं होती है। हवाओं की नमी होती है, वो एक ठंडी चीज वस्तु से टकराने के बाद में वो पानी बन जाती है। अब गोपेश्वर के से थोड़ा-सा ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ, अब बद्रीनाथ के अंदर भगवान कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर भी है। और बद्रीनाथ से कई मतलब कि बद्रीनाथ में क्या है, तो एक बहुत ही विशाल बर्फ का चट्टान है, बर्फ का ग्लेशियर है, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है जैसे कि ये हो गया अपना ग्लेशियर बद्रीनाथ में। और यहाँ क्या हुआ, तो ये है संतोपत हिमानी नाम का ग्लेशियर है। संतोपत हिमानी, हिमानी का मतलब हो गया बर्फ वाला चट्टान, तो ये हो गया संतोपत हिमानी। अब इससे दो नदियां निकलती हैं, जैसे दो नदियां निकलती हैं। पहली का नाम क्या है, तो पहली का नाम है धौली गंगा, इसको अपन डी से डिनोट करते हैं, धौली गंगा। और इसका नाम है विष्णु गंगा। और ये यहाँ पर आकर मिलती हैं, एक हो जाती हैं, ये दोनों नदियाँ एक हो जाती हैं। और ये आगे यहाँ पे ये दोनों नदियाँ एक हो गई। अब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो इस नदी का क्या नाम हो गया, तो इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अलकनंदा, इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अब इसके अंदर एक नदी और आती है, उस नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी। नंदाकिनी, इस नदी का क्या नाम है, नंदाकिनी नदी। इस जगह पर मिली, फिर ये नदी थोड़ी और आगे चलती है अलकनंदा, फिर इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार नाम की नदी आके मिली यहाँ पर। फिर ये अलकनंदा ही है, अभी भी ये अलकनंदा ही चल रही है। और यहाँ पे आती है एक नदी आती है केदारनाथ से, जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आ रही है, ये केदारनाथ से। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है, फिर ये नदी और आगे चलती है। और इस नदी के अंदर गंगोत्री से एक नदी आती है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, भागीरथी। इस नदी का क्या नाम है, भागीरथी। कहाँ से आ रही है, ये गंगोत्री से। और जब ये भागीरथी नदी आकर मिलती है यहाँ पर, तो ये जो अलकनंदा थी यहाँ तक, अब इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है। तो ज्योग्राफी में मतलब ये क्वेश्चन आता है कि भाई गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है। आपने भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन सुना होगा। तो गंगा का देखा जाए तो कोई उद्गम स्थान नहीं होता है, क्योंकि गंगा निकलती नहीं है कहीं से। ये नदियों के में मतलब बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, तब गंगा का निर्माण होता है। एक तरीके से गंगा का क्या होता है, निर्माण होता है, उद्गम नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे ये संतोपत हिमानी हो गया, यहाँ से कौन 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 सी नदी हो गई, एक तो धौली गंगा और इधर की साइड से विष्णु गंगा। और ये यहाँ पर मिली तो ये हो गया अलकनंदा। अलकनंदा के अंदर नंदाकिनी नदी आई, फिर इधर से पिंडार नदी आई, केदारनाथ से हमारी मंदाकिनी नदी आई और गंगोत्री से भागीरथी नदी आई। उसके बाद में ये गंगा मिला। ठीक है। अब पहला हो गया धौली गंगा विष्णु गंगा, ये जहां पर मिलती है तो इसको हम कहते हैं, दो नदियों के मिलन को क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। जब भी दो नदियां आकर मिलती हैं तो उसे प्रयाग कहते हैं। तो ये जहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी आई, ये कहते हैं इसको विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग हो गया। अब अलकनंदा नदी आगे चली, यहाँ पर नंदाकिनी नदी आई, तो इसको कहेंगे नंद प्रयाग। इस जगह का नाम हो गया नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी आकर यहाँ पर मिली, यहाँ पर मेल हो रहा है पिंडार नदी का, तो ये हो गया, इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। नदी आकर मिल रही है तो प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है, तो कर्ण प्रयाग है। फिर केदारनाथ से नदी आई मंदाकिनी, ये भी यहाँ पर मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग।
और गंगोत्री से भागीरथी नदी आकर जहां पर मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब ये 5 प्रयाग भी हो गए, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पंच प्रयाग जो अपन उत्तराखंड में देखते हैं, सुनते हैं। प्रयागों के, पंच प्रयागों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मतलब भाग्यशाली लोगों को ही इन 5 प्रयागों के जीवन काल में दर्शन हो पाते हैं, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। जब भी सामर्थ्य हो, इन 5 प्रयागों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और ये जो 5 प्रयाग हैं, इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे भगवान विष्णु थे, कहाँ पर जन्म लिए थे, तो नंद के घर पे, ठीक है, नंद नंद के यहाँ लिए थे। तो और कानों के अंदर रुद्र पहनते हैं, कानों के अंदर क्या पहनते हैं, रुद्र। और जब वो कानों के अंदर रुद्र पहन लेते हैं तो उनको क्या हम मान लेते हैं, देव मान लेते हैं। तो ये बस एक बेसिक सा ट्रिक है, मतलब इसका कोई वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं, ये केवल याद रखने के लिए है। तो ये है पंच प्रयाग। एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो नाम हो गया गंगा, और इतनी सारी नदियां मिलकर आके मिल रही थी, यहाँ पे भी देखेंगे तो दोनों नदियां आकर मिली तो उसका नाम चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर भी अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आई तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ एक भूगोल का नियम लगता है कि जब भी दो नदियों का मिलन होता है तो वहां पर उसकी गहराई और पानी की मात्रा मापी जाती है। जाहिर सी बात है कि जिसमें ज्यादा गहराई होगी उसमें पानी की मात्रा भी अधिक होगी। तो जहां पर जो नदी जा रही है और जो उससे आकर मिलेगी, अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो वही नदी आगे जाएगी। अगर उसमें पानी की मात्रा कम है तो पहली वाली नदी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ जुड़ती है कि भाई जब दोनों नदियों की गहराई समान हो गई, यानी कि दोनों नदियों की पानी की मात्रा समान हो गई, तो वहां पर इनका नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे धौली गंगा, विष्णु गंगा, यहाँ पर पानी की मात्रा मतलब दोनों में समान थी, तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा यहाँ पर आई नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिली, तो यहाँ पर भी अलकनंदा की क्या थी, पानी की मात्रा गहराई ज्यादा थी, क्योंकि ये दो नदियों से पहले से ही मिलकर आ रही है। ठीक है, अब नंदाकिनी नदी नदी तो ये आगे भी चलकर क्या कौन सी चली, अलकनंदा ही चली। फिर इसमें पिंडार नदी आकर मिली, यहाँ पर भी अलकनंदा का पानी ज्यादा था, गहराई ज्यादा थी। फिर आगे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिली, तो यहाँ पर भी दोनों नदियों को देखा गया तो अलकनंदा के अंदर पानी की मात्रा गहराई ज्यादा थी, क्योंकि पानी के भार से उसका क्या वो मिट्टी को हटा देता है, तो उसकी और गहराई बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से भी अलकनंदा नदी आगे बढ़ी। अब यहाँ पर एक सीन ये होता है कि भागीरथी नदी आती है गंगोत्री से, और भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। जो उनकी गहराई और पानी की मात्रा है वो समान हो जाती है, तो इसका नाम बदलकर गंगा रख दिया जाता है। उत्तराखंड में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, और ये ऐसे दुर्गम पहाड़ हैं। ये नदियां जो हमने अभी नदियों के बारे में जाना, ये ऐसे मतलब पहाड़ों से निकल रही है जहां पर मनुष्य आज तक पहुंचा नहीं, इतने वो दुर्गम और दुर्लभ है। तो उन पहाड़ों पर क्या होती है, तो कई तरीके की औषधियां पाई जाती है, कई तरीके की वहां पर जड़ी बूटियां उगती हैं। तो वही जड़ी बूटियां क्या होती हैं, तो जब गंगा नदी वहां से निकलती है तो वो जड़ी बूटियां गंगा नदी में गिर जाती हैं। तो उसके अंदर गंगा नदी के जो जल होता है उसके अंदर एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं, और इसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है। वो वायरस क्या करता है, तो गंगा नदी के अंदर सभी जितने भी प्रकार के अन्य वायरस होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देता है, उनको खा जाता है या उनको मार देता है। तो क्या, और ये जो वायरस होता है बैक्टीरियोफेज नाम का, ये मानव के लिए हानिकारक नहीं होता, किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं होता है। और इसी वायरस के कारण जल के गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं पाए जाते हैं। बद्रीनाथ के बगल में देखेंगे तो यहाँ पर है केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान भोले बाबा का बहुत ही विशाल मंदिर है, और यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। इस यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ है नई टिहरी। टिहरी में क्या है, तो टिहरी के अंदर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कितने मीटर का, 255 मीटर का, और ये अर्थ पिलर बांध है। और एक और बांध था पंजाब में, भाखड़ा और नांगल, दो अलग अलग हैं। वो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई है 225 मीटर, सब 225 मीटर। और ये टिहरी है जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर।
और बांध और बैराज में एक बार अंतर देख लेते हैं कि बांध और बैराज किसे कहा जाता है। तो बांध जो होता है उसके अंदर नदी के बीच में नदी के पानी को रोक दिया जाता है और उसको एक दरवाजे की सहायता से पानी को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और अदर में भी 2-4 दरवाजे बनाए जाते हैं ताकि जब पानी का स्तर नदी के अंदर बढ़े तो वो बांध को ना तोड़ दे, इसलिए और भी उसके अंदर गेट लगाए जाते हैं जिससे उस पानी को निकाला जा सके। और बांध का प्रयोग केवल एक ही कार्य में किया जाता है कि यहाँ से एक एक खिड़की से पानी या दरवाजे से पानी बाहर आ रहा है, यहाँ पर टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जाती है। लेकिन बैराज में क्या होता है, बैराज एक बहुत ही मजबूत बनाया जाता है और यह पानी जो आ रहा है नदी का उसको 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 अलग-अलग क्षेत्रों को पानी देने के लिए। और बैराज हरिके बैराज के द्वारा ही इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान की गंगा है उसे उस हरिके बैराज बांध के द्वारा ही, मतलब बैराज के द्वारा उस नहर को लाया गया है। और ये जो बैराज होता है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। मल्टीपर्पज़ इसलिए कि इससे बिजली भी बनाई जा सकती है और इसके ऊपर इसके ऊपर रोड बना दिया जाए तो वो एक तरीके से पुल का कार्य भी उसी बैराज से हो जाता है। उसके बगल में पाइपलाइन अगर बिछा दी जाए गैस की, तेल की, तो वो उसकी भी सप्लाई की जाती है। तो 3-4 काम एक साथ हो रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और नेहरू जी ने भी कहा था कि ये आधुनिक भारत में मंदिर साबित होंगे, क्योंकि देख रहे हैं ये कितने मतलब बहुउद्देश्य एक ही मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाया गया बैराज क्या होता है, वो परियोजना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। और यहाँ देखेंगे नई टिहरी के बगल में क्या है, मसूरी है। मसूरी में क्या है, तो मसूरी में लपसना है जहाँ पे आईएएस की तैयारी करवाते हैं। मतलब जो आईएएस का आपका प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी में जाना होता है। और इसके नीचे है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और देहरादून में क्या है, आईएमए इंडियन मिलिट्री एजेंसी है। यानी कि जो आईएएस है वो मसूरी में और देहरादून में इंडियन मिलिट्री एजेंसी। और इसके नीचे है देखेंगे तो ऋषिकेश में क्या है, लक्ष्मण झूला यहाँ का प्रसिद्ध है। और रुड़की का नाम सभी जानते होंगे, आईआईटी रुड़की नाम सुना ही होगा। तो वो भी क्या है, कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और हरिद्वार से तो कोई भी अपरिचित नहीं है। हरिद्वार के अंदर बहुत ही मतलब कहा जाता है कि हरिद्वार के अंदर ही सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सभी मतलब जगहों को देखने के बाद उत्तराखंड का टॉपिक क्लियर करते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।